प्रीवियस क्लास में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के मीनिंग, उसके फीचर और कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात की थी। आज हम इस क्लास में बात करेंगे फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो देखिए, आप जैसे कि जानते हो प्रीवियस क्लास से कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करवा सकते हो, फॉर्मेट करवा सकते हो। अगर आप वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में रहते हैं तो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को वहाँ के जो लोकल एक्ट है उसके अंदर रजिस्टर करवाओगे। एवरी स्टेट हैज टू रजिस्टर फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। Who want to establish, अगर कोई इस्टेब्लिश करना चाहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, दे हैव टू सबमिट एप्लीकेशन टू द कंसर्न रजिस्ट्रार। उनको कंसर्न रजिस्ट्रार को, यानी जो भी उनका रजिस्ट्रार जो भी रजिस्टर करेगा उसको आपको जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ फाइलिंग करना पड़ेगा। तो वो जरूरी इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है? वो जरूरी इंफॉर्मेशन है नेम ऑफ द प्रपोज्ड सोसाइटी, मींस हो सकने वाले। प्रपोज्ड का मतलब जो हमने प्रपोज किया कि हम अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये नेम रखेंगे। नेम क्या होगा? उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो किस ऑब्जेक्टिव से बनी है? क्या वो फार्मर के ऑब्जेक्टिव के लिए बनी है, या फिर मार्केटिंग के लिए बनी है, या प्रोड्यूसर के लिए बनी है, या कुछ और उसका शेयर का डिटेल, मींस कौन कौन से मेंबर्स ने उसमें पैसा लगाया है, उनकी ड्यूटी, राइट, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर्स की क्या रहेगी, मेथड क्या रहेगा। एक मेंबर अगर कोई बनना चाहता है तो उसे मेंबर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इसके अलावा कम से कम 10 मेंबर का नेम एंड एड्रेस उसमें लिखा होना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ अदर रूल्स हैं तो उन रूल्स को भी मेंशन किया जाना जरूरी है। अब आप ये सारी इंफॉर्मेशन फाइल करोगे और रजिस्ट्रार को सेंड कर दोगे। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई फील करता है तो इन इस इंफॉर्मेशन से वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा और आपको रजिस्टर कर लेगा, आपकी फर्म को एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर कर लेगा। तो इस तरह से आपकी फर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो जाएगी। उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाएगी जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन हो जाती है। इसके बाद वो खुद के नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, बिजली का मीटर लगवा सकती है, ठीक है, और इसके अलावा वो किसी पर केस भी कर सकती है। ये सभी काम वो अपने नाम से वो कर पाएगी। इस तरह से यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब बात आती है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन संभालेगा। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास से कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेमोक्रेटिक वे से ऑर्गेनाइज, कंट्रोल, मैनेज करते हैं, जिससे जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो ही क्या करेंगे, इसको संभालेंगे। और ये इलेक्टेड मेंबर जो हैं एवरी 2 ईयर, 2 साल के अंदर अंदर नॉर्मली क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ऑफिशियल बीरर आर सिलेक्टेड जनरली आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शन हो जाता है। वो कौन कौन से मेंबर हैं? वो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरी। तो इस तरह से 4 मेंबर होते हैं, 4 पोस्ट हैं जो इलेक्शन के बाद जिनको स्मूथली रनिंग के लिए, यानी जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है स्मूथली रन करे, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ऑफिशियल बीरर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, उनको पोस्ट दी जाती है, उनको जिम्मेवारी दी जाती है। और जैसे कि ऊपर हम बता चुके हैं, उनकी राइट, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी वो ऑफिशियल बीरर्स की, ये भी इसी के अंदर बता दिया जाता है। अब हम जान चुके हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग, जान चुके हैं उसके फीचर, जान चुके हैं कैसे रजिस्टर होती है, ये भी जान चुके हैं। अब हम जान लेते हैं इसके मेरिट्स। बहुत सारे फायदे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे फायदे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, बहुत सारे फायदे हैं। इजी फॉर्मेशन, इसको बनाना बहुत ही आसान है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड इजीली, एनी 10 अडल्ट कैन बी एस्टैब्लिश। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है अडल्ट, यानी बड़े, 18 साल से कम नहीं। बच्चे मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दे, ऐसा नहीं रहेगा। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं बाय गेटिंग इट रजिस्टर्ड, जैसे वो उस सोसाइटी को रजिस्टर कर लेंगे। दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर। इनको कोई भी एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर अपनाने की जरूरत नहीं है, और जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। उसके बाद है हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटीज, जो एक बहुत बड़ा फायदा है, जो हमें सोल ट्रेडर में और पार्टनरशिप में नहीं मिलता है।
क्योंकि मेंबर्स की वहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी रहती थी, अनलिमिटेड रहती थी। बट यहाँ पर जो मेंबर रहेंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी अप टू देयर गारंटी, जितना उन्होंने गारंटी दिया है उतनी ही लायबिलिटी रहेगी। तो इस वजह से यहाँ पर एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है जो है लिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद है स्टेबिलिटी। देखिए मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्योंकि किसी एक पर्सन की नहीं है, कोई पर्सन चला जाएगा, रिटायर हो जाएगा या डेथ हो जाएगी तो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहेगी। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो हमारे मेंबर्स के स्टेटस से यानी उनकी डेथ से, उनके लुनाटिक यानी पागल हो जाने से, दिवालिया हो जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बीइंग ए सेपरेट आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सेपरेट बॉडी है, सेपरेट कॉर्पोरेट बॉडी है, तो इस वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी possess the advantage of stability, which means that death or bankrupt or member have no effect on it। यानी मेंबर्स के डेथ हो जाने से, बैंकरप्ट हो जाने से कोई भी फर्क बिजनेस पर नहीं पड़ेगा। फोर्थ हमारा मेरिट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। इसके बारे में हम थोड़ा पहले बात भी कर चुके हैं। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो इलेक्शन के साथ मेंबर चुने जाते हैं, इलेक्शन होने के बाद मेंबर चुने जाते हैं और वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जितने भी मेंबर होंगे उनके इस बात से मैटर नहीं है कि वो कितना शेयर रखते हैं। हर किसी को वन मेंबर वन वोट का राइट मिला हुआ है। और यहाँ पर प्रॉक्सी भी अलाउड नहीं होती। प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि मेरी जगह कोई और पर्सन वोट दे देता है, ठीक है, ऐसा भी अलाउड नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पर जो मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर सभी अपना वोट आइडिया देते हैं और किसी प्रकार का प्रॉक्सी अलाउड नहीं होती। तो एक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट यहाँ पर रहती है। तो आगे हमारे पास है लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है बिजनेस को रन करने के, मैनेज और कंट्रोल करने के एक्सपेंसेस। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है बहुत ही कम है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, there is no need to advertisement in order to boost the sale of the society, and there is no loss caused by the bad debt because almost all the sales being done in cash। नॉर्मली सारी की सारी ट्रांजैक्शन कैश में होती है, इस वजह से खर्चा या नुकसान नहीं होता। और कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज लेता है, कोई भी मैनेज करता है, मैनेज और कंट्रोल करता है, तो इसको किसी प्रकार का रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता, क्योंकि ये एक कॉम्युलेटिव एफर्ट है, सभी के सभी एफर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी कम ही रहता है, तो बिजनेस को इस तरह से कोई लॉस होने के चांसेस कम ही रहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफी कम होते हैं। अब यहाँ पर सिक्स्थ एडवांटेज है टैक्स एडवांटेज। कोऑपरेटिव सोसाइटी को टैक्स एडवांटेज भी होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी अर्न करती है आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स, उनको इनकम टैक्स नहीं लगता। There are also exempt from the payment of stamp duty और registration fees। ना ही उनको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, ना ही रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को टैक्स के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आगे हमारे पास सेवेंथ एडवांटेज है स्टेट प्रोटोनेज। गवर्नमेंट जहां पर भी मींस जिस भी स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहां की गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन ऑफर करती रहती है ऑन इजी टर्म एंड गिव देम ग्रांट्स, और वो उनको ग्रांट्स भी देती रहती है बिकॉज उनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोसाइटी को डेवलप करना है। इस तरह से जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती है। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है लिबरल एटीट्यूड अपनाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रति, तो ये भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को टाइम टू टाइम ग्रांट्स जो है गवर्नमेंट से मिलती रहती है, इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्यादा ग्रो करती है और ज्यादा मेंबर इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट। याद होगा आपको प्रीवियस क्लास से, जैसे अगर हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो अपने मेंबर्स को कॉस्ट से कम भाव में यानी बाजार भाव से कम भाव में प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती है। ये जरूरी नहीं है कि कॉस्ट पर ही करवाए, थोड़ा प्रॉफिट कमाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाती जितना एक इंडिविजुअल सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म कमाती है। इस तरह से यहाँ पर जो चीपर रेट हो जाते हैं, यहाँ पर स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा लिया जाता है। तो कह सकते हैं सिंस द सोसाइटी मेक बल्क परचेज
directly from the wholesaler trade and producer. That is how their society benefit their member by supplying goods at cheaper cost, यानी जो औरों के कंपैरिजन देखा जाए मार्केट से सस्ते भाव में वो प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है। इस तरह से जो आम जनता है उसको बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, मेंबर्स को फायदे होते हैं। आगे हमारे पास हमारा नाइन्थ बेनिफिट देखिए, चेक ऑन अदर बिजनेस। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी बाजार भाव से सस्ते भाव में प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती है, तो अदर बिजनेसमैन को भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस प्राइस पर किस क्वालिटी का माल बिल्कुल सस्ते में अवेलेबल करवा रहा है। क्योंकि आप एक अच्छा ग्राहक बाजार में पूरी तरह घूमता है और ये पता करता है कि ये प्रोडक्ट सबसे सस्ता कहाँ पर अवेलेबल है, और जहां पर सबसे सस्ता अवेलेबल होगा वहां से वो परचेज करता है। इससे क्या रहेगा, अदर बिजनेसमैन भी उस प्राइस को बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, वो कस्टमर को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। इस तरह से कस्टमर को अल्टीमेटली फायदा होगा। तो हम कह सकते हैं चेक अदर बिजनेस, कह सकते हैं अदर बिजनेसमैन जो हैं, जो सिमिलर बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही है, वो भी इस बात का ध्यान रखेंगे, अपनी इस बात को दिमाग में रखेंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और प्राइस क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जिससे जो वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करेंगे उसको इतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा कस्टमर है उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता, उसको बहुत ज्यादा चार्ज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कस्टमर के लिए एक वेपन के रूप में है, जिससे उसको फायदा होगा और उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता, उसको चीट नहीं किया जा सकता, उसको चार्ज ज्यादा नहीं किया जा सकता। आगे हमारे पास इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है किसी भी चीज को ज्यादा पॉइंट्स में डिवाइड कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अगर पावर से तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यहां पर इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे आप देखते हो पहले क्या होता था कि कुछ लोग ही रूल करते थे, कुछ लोगों के पास सारी पावर्स होती थी, इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन होता था, जिससे राजा के पास ही सब कुछ है या कुछ बड़े उद्योगपति है उनके पास ही सब कुछ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आने से क्या होगा, अलग अलग जो छोटे तबके के लोग हैं, मींस पुअर पीपल्स हैं, उनको फायदा होगा। इससे हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, वो डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं माल को होलसेलर से या फिर प्रोड्यूसर से, उनसे उनको प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे और हमारा इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जिससे कुछ लोगों को फायदा नहीं होगा, पूरी सोसाइटी को फायदा होगा। तो हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव प्रिवेंटेड द कंसंट्रेशन country's welfare in the hands of few individual. Earlier the businessmen used to earn more profit by charging higher prices. अब क्या होगा, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई है, इस वजह से क्या होगा, अब वो एक ही पर्सन ज्यादा प्रोडक्ट को चार्ज नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, हमारी पूरी सोसाइटी का वेलफेयर होगा। तो हम कह सकते हैं ये सारे हमारे पास मेरिट्स थे। अब मेरिट समझने के बाद अब हम डीमेरिट समझते हैं। डीमेरिट में क्या है, देखिए सबसे शुरुआती डीमेरिट तो वैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेशन कहां जरूरत है, जो पुअर कंसर्न है हमारे सोसाइटी का पुअर एक पार्ट है, तो वो चाहते हैं इसका बेनिफिट उठाना, बट उनके पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ कैपिटल। कैपिटल की कमी है, पैसा कौन लगाएगा, कितना पैसा जरूरी है, जो पैसा, क्योंकि यहां पर एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर किसी का इक्वल शेयर होता है, तो जो ज्यादा पैसा लगाएगा वो ज्यादा राइट चाहता है, तो यहां पर उसे ज्यादा राइट नहीं मिलेंगे, तो वो भी पैसा नहीं लगाना चाहेगा। ये भी एक रीजन हो सकता है। आगे देखिए लैक ऑफ कैपिटल, पहला है हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल। द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर जनरली इकोनॉमिकली पुअर एंड लिव इन द लिमिटेड एरिया, हेंस they can invest only a limited capital in the cooperative society. On the other hand, lesser rate of dividend and the principles of one member one vote also discourage investment. इस तरह से जो हमारा वन मेंबर वन वोट है वो भी डिस्करेज कर देता है। उसके बाद हमारे पास है इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इनकम्पिटेंट है। अब देखिए क्या होता है, अगर एक मैनेजर है, 2 साल को उसको डेवलपमेंट का टाइम दिया गया, 2 साल के बाद उसे चेंज कर दिया जाएगा, तो वो लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बना पाएगा। हो सकता है पॉलिसी बना दे कि आगे आने वाला जो मैनेजर है वो इसी पॉलिसी को फॉलो कर ले, आगे आने वाला जो भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होगा वो उस चीज को फॉलो कर ले। अगर वो फॉलो ना करना चाहे तो यहाँ पर कुछ म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हो, तो यानी मैं पहले वाली की बात मानता ही नहीं, तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है और जो पर्सन चुना जाएगा
वो एक अच्छे नेता के रूप में चुना जाएगा, अच्छे मैनेजर के रूप में नहीं चुना जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक इनकम्पिटेंट मैनेजर चुना जा सकता है वोटिंग की वजह से। द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रन बाय द मैनेजमेंट हु कैन नॉट रन द सोसाइटी एफिशिएंटली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल, मैनेजमेंट नॉलेज। उसको मैनेजमेंट नॉलेज नहीं है। दूसरा ये भी है कि उसको सैलरी नहीं मिल रही है, वो किसी बिना रेम्यूनरेशन के काम कर रहा है। रेम्यूनरेशन जो पैसा है एक तरह से मोटिवेशन रिसोर्स है, उसको किसी प्रकार का डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो वो भी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। तो यहां पर कह सकते हैं द सेकंड काज ऑफ इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट इज दैट रन बाय अनसैलरीड मेंबर। ये अनसैलरी मेंबर के द्वारा चलाई जा रही है, हु बिकम द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी with a feeling of serving in the people, but in the absence of any of the reward, they take no interest in the activities of the society। तो वो हो सकता है सोसाइटी के इस पैसा कमाने के लिए दूसरा गलत रास्ता भी अपना ले या किसी प्रकार का फ्रॉड करने की कोशिश करें कोऑपरेटिव सोसाइटी में। आगे हमारे पास लिमिटेशन है कैश ट्रेडिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स नॉर्मली पुअर होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कैश में परचेज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी कैश में डील कर रही है। तो इस तरह से वो किसी और बिजनेसमैन के पास प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए चले जाते हैं। वैसे तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैश में ही ट्रांजैक्शन करेगी, क्रेडिट में ट्रांजैक्शन नहीं करेगी, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिस्क बनाता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी इस प्रकार का रिस्क नहीं ले सकती, तो नॉर्मली वो कैश में ही ट्रांजैक्शन करती है। तो ये भी एक रीजन है। कैश ट्रेडिंग इज बोथ एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। Their members are almost poor who need goods on credit, जिनको उधार पर वस्तुओं की जरूरत है। Although the cooperative society supply the goods on cheaper rate, चाहे वो सस्ते में अवेलेबल करवा रही है, बट यहाँ पर कैश में अवेलेबल करवा रही है, क्रेडिट में अवेलेबल नहीं करवा रही। तो कैश में नहीं ले पाएंगे तो उनको आखिर में हारते हुए क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए दूसरे बिजनेसमैन के पास जाना ही पड़ेगा। आगे हमारे पास पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहां पर टाइम टू टाइम रजिस्ट्रार को नेसेसरी डॉक्यूमेंट, नेसेसरी अकाउंट दिखाने पड़ते हैं। इस तरह से अननेसेसरी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता ही रहता है। ये भी एक बड़ी लिमिटेशन है। सिंस द गवर्नमेंट आल्सो इन्वेस्ट मनी, क्योंकि गवर्नमेंट से भी हमें ग्रांट्स और फंड मिलते रहते हैं, तो गवर्नमेंट ने जो पैसा लगाया है उसको जानने के लिए क्या ये पैसा जो लगा है वो ठीक ढंग से लगा है या नहीं, तो गवर्नमेंट भी क्या करता रहता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को टाइम टू टाइम चेक करता रहता है। इट हैज मेंबर्स नॉमिनेटेड इन द मैनेजमेंट कमेटी। इस तरह से मैनेजमेंट कमेटी में गवर्नमेंट का भी एक नॉमिनेटेड मेंबर होता है। एज एंड व्हेन देयर इज अ चेंज इन गवर्नमेंट, जैसे ही गवर्नमेंट में चेंज होता है तो न्यू गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपने मेंबर्स को क्या करें, मेंबर बनाए, अपनी पार्टी के मेंबर को मेंबर बनाए। जिससे क्या होता है, इन दिस वे management of cooperative society start running in the political basis rather than business like manner। इस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेयर होना शुरू हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। उसके बाद यहाँ पर लैक ऑफ मोटिवेशन, शायद इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा हम बात कर चुके हैं किसी और पॉइंट में। सिंस कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कोलेक्टिवली एफर्ट करती है, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ पर्संस जो है नो मेंबर टेक पर्सनल इंटरेस्ट, किसी प्रकार का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, अब्सेंस हो रहेगा इंडिविजुअल मोटिवेशन। अगर कोई काम भी कर रहा है तो उसको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा, उसको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा, इसकी वजह से डिमोटिवेटेड रहेगा और वो इतना अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं कर पाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ इंडिविजुअल मोटिवेशन ऑल कीप क्विट एंड डू नॉट वांट टू वर्क, कोई काम ही नहीं करना चाहेगा, और इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन वो पूरा नहीं कर पाएगी। तो ये भी एक रीजन है, लैक ऑफ मोटिवेशन ऑफ टू मेंबर्स जो है ना होने की वजह से भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इतना अच्छा वर्क नहीं कर पाती है। इसके बाद है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। यहाँ पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो कम रहता है, क्योंकि क्या है यहाँ पर एक छोटी सी धारणा ये रहती है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, करप्ट सिस्टम के अंदर क्या रहता है, जो मेंबर बन जाता है, मैनेज बन जाता है, वो अपना घर भरने लग जाता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रॉफिट नहीं होने देता। इस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेयर भी बहुत ज्यादा है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे इतना ज्यादा नहीं रहता, और फेथ ना होने की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी की अच्छी गुडविल नहीं बनने की वजह से क्या रहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस इतना ज्यादा नहीं चल पाएगा। जनरली इट हैज ऑब्जर्व दैट ओनली सम पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिकम मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट कमिटीज एंड दे आर पॉलिटिकल मोटिवेटेड।
देयर अनडिजायरेबल कंडक्ट हर्ट द फेट ऑफ द पीपल इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक जो मेंबर बनेगा, क्योंकि वो अपना पॉलिटिकल बेनिफिट चाहता है कि पॉलिटिकल पार्टी में उसको कल को न्योता दे दिया जाए, उसे टिकट मिल जाए, वो इसके लिए क्या करेगा, अपने हाथ पैर मारता है, और इसे लोगों का जो विश्वास है कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो खत्म होना शुरू हो जाता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, किसी प्रकार की सीक्रेसी नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने सभी अकाउंट्स जो है, सभी डीलिंग्स जो हैं वो दिखानी पड़ती हैं रजिस्ट्रार को टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम रहती है, किसी प्रकार की सीक्रेसी नहीं रहती। कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज टू सेंड देयर एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स टू द रजिस्ट्रार और द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन दिस वे यहाँ पर किसी प्रकार की सीक्रेसी नहीं रहती बिजनेस में। इसके बाद हमारे पास है म्यूचुअल डिस्प्यूट्स। म्यूचुअल डिस्प्यूट क्या है? देखिए, नॉर्मली जब कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू की जाती है बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिज्म के साथ शुरू की जाती है, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, बट जैसे जैसे टाइम निकलता है उनका सारा एनर्जी जो है बहुत ही छोटे टाइम में सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट की जब बात आती है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी प्रकार का सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, बट धीरे धीरे मेंबर्स सोसाइटी के इंटरेस्ट को भूलकर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को खुद के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसके रिजल्ट से क्या होता है, जो एंटरप्राइज है वो डिक्लाइन करता है, इंटरेस्ट जो है वो डेवलपमेंट का खत्म हो जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप नहीं कर पाती है। तो ये थे हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बात आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप एक दूसरे से कैसे अलग है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टनरशिप से कैसे अलग है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 या फिर किसी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पर इनकॉर्पोरेट होती है। पार्टनरशिप का इनकॉर्पोरेशन होना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर पार्टनरशिप चाहे तो अपने आप को रजिस्टर करवा सकती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ मैंडेटरी है, यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। अब यहाँ पर म्यूचुअल प्रॉफिट की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम मेंबर को तो फायदा होगा ही होगा, जो नॉन मेंबर हैं उनको भी फायदा होगा, क्योंकि नॉन मेंबर पर्सन भी गुड्स को परचेज कर सकते हैं सस्ते दामों में। बट पार्टनरशिप में सिर्फ बेनिफिट कौन लेगा? जो पार्टनर है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर को ही बेनिफिट होंगे। आगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल हेल्प के लिए, जो एक इंसान सिंगल हैंडेड वर्क कर रहा है तो उसको फायदा हो। बट पार्टनरशिप ऐसा नहीं है। इट्स पर्पज इज टू डू बिजनेस एक्टिविटी। उनका बिजनेस एक्टिविटी करने का मेन ऑब्जेक्टिव है। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे? नंबर ऑफ मेंबर यहां पर 10, मिनिमम 10 मेंबर रहेंगे और मैक्सिमम 100 हो सकते हैं इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई लिमिट नहीं रहेंगे। बट पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम 50 होंगे। तो ये थी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसका बहुत ही बेनिफिट करता है। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहता है, तो एलिमिनेट कर देता है कलेक्टिव इंटरेस्ट को, जिससे हमारे पास पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ चला जाता है। बट हमारे पास कुछ चीफ एग्जाम्पल भी है, जैसे IFFCO इंडियन फार्मिंग फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके कैपिटल 250 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। इस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो एक एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सोसाइटी को कितना ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने 2 लेक्चर में कोऑपरेटिव सोसाइटी को पूरा कर लिया है। आई होप आप दोनों ही लेक्चर आप देख चुके होंगे, और फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।